रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। और आर्टिकल 263 को होगा इंटर स्टेट काउंसिल और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है 338 और 338 ए है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। इन दोनों को स्प्लिट कब किया गया? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था कि हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो गया था, तो हमने उसको बोला था कि स्प्लिट कर देते हैं और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। अगर बाकी लेक्चर भी अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर सबसे पहले वो आर्टिकल्स देखें, फिर यहाँ पे आइए। तो बढ़ते हैं आगे हमारा थर्ड पार्ट में। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स का सीरीज है ये तीसरा वाला, और इसमें हम आज पढ़ेंगे जो यहाँ से जो 250 के करीब हमने आर्टिकल्स पढ़ चुके थे पार्ट सेकंड तक में। अब आर्टिकल्स हम जो पढ़ेंगे यहाँ से आगे 250 के बाद या फिर जो 249 के बाद पढ़ेंगे, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए वहाँ तक तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन, जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो रिलेशन है उनके बीच में जो आर्टिकल्स है जो डिफाइन करता है कि स्टेट किस दायरे पे काम करेगा, या फिर जो स्टेट के जो लॉज है या फिर चीज़ें हैं तो यूनियन कैसे हावी हो जाता है, तो उन आर्टिकल्स जो है डिफाइन है, तो वो सारे आर्टिकल्स पे बात करेंगे। फिर उसके बाद चलेंगे कि जो डिफरेंट अलग तरीके से जो कंसोलिडेटेड फंड है या फिर चीज़ें है, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये सारी चीज़ें को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 249 ये बताता है कि नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट कोई एक मैटर पे स्टेट का जो है किसी भी मैटर पे लेजिस्लेट यानी कानून बना सकता है। मतलब क्या होता है कि जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा जो शेड्यूल 7 है, यहाँ पे क्या होता है कि लिस्ट होता है। लिस्ट का मतलब होता है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर्स जो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टेट और सेंटर के बीच में इस तरीके से चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूशन करना कि जो है स्टेट अपने काम से काम रखेगा और सेंट्रल अपने काम से काम रखेगा। लेकिन बहुत सारा चीज़ें ऐसे हैं जो सेंटर स्टेट की जो लिस्ट है तो वहाँ पे स्टेट का जो दायरा है या फिर कानून का बनाने का जो दायरा है या फिर वहाँ जो कुछ चीज़ें जो लिमिटेड है स्टेट के लिए, तो वहाँ पर भी आके स्टेट जो है सेंटर कानून बना सकता है। यहाँ पर 3 लिस्ट होता था, तो एक है यूनियन, दूसरा है स्टेट, तीसरा है कॉन्करेंट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है, देखिए यूनियन लिस्ट में क्या बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकता है। लेकिन अगर कॉन्करेंट में कोई दोनों भी कानून बनाया है तो यूनियन जो कानून होगा वो प्रिवेल करेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे कि जो है यूनियन जो है यानी पार्लियामेंट, स्टेट में कौन है? स्टेट लेजिस्लेचर जो है। ये आर्टिकल 249 ये बताता है कि नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंपोर्टेंस में जो है स्टेट लिस्ट में जो भी कोई भी सब्जेक्ट्स है उस पे आके ये कानून बना सकता है। कौन? यूनियन। समझ में आ गया। तो यूनियन जो है स्टेट लिस्ट में आके कानून बना सकता है आर्टिकल 249 में एज नेशनल इंपोर्टेंस को माइंड में रखते हुए। आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है नेशनल इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है। 249 हमने अच्छे से समझ गया। अब चलते हैं आगे हमारा आर्टिकल 250 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है एनी मैटर कोई भी मैटर में, स्टेट लिस्ट का हर एक चीज़ों में, लेकिन वहाँ पे क्या था? इन अ मैटर, यहाँ पे कोई एक मैटर पे बना सकता है। लेकिन आर्टिकल 250 क्या कह रहा है कि जो स्टेट लिस्ट का है वो एनी मैटर, किसी भी मैटर पर बना सकता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी पे क्या होता है वैसे भी जो है हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है सस्पेंडेड रहता है। जो है आर्टिकल 250 ये बताता है कि जब भी इमरजेंसी लगेगा तो किसी भी स्टेट के किसी भी मैटर पे जो है स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यानी पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है, कानून बना सकता है। तो आर्टिकल 250 ये कह रहा था। और आर्टिकल 252 ये कह रहा था कि पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट। आर्टिकल 252 में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट सेंटर के पास जाएगा, बोलेगा सर हमारे लिए कानून बना दीजिए। तो 252 में सेंटर क्या करेगा यानी पार्लियामेंट करेगा, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए कोई कानून बना सकता है। तो हमने 3 आर्टिकल देखे काफ़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला 249, आर्टिकल 249 में नेशनल इंटरेस्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है स्टेट लिस्ट में। 250 में पार्लियामेंट कोई भी मैटर पे कानून बना सकता है, किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। और 252 में जो है पार्लियामेंट कानून बनाएगा, कब बनाएगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट क्या कहेगा उसको कि सर हमारे पास आइए और हमारे लिए कानून बना दीजिए। तो 252 में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट आएगा पार्लियामेंट के पास और बोलेगा कि हमारे लिए आप कोई लॉ बना दीजिए, कानून बना दीजिए एज ऑफ रिक्वायरमेंट। और आर्टिकल 253 जो है इंटरनेशनल टेरिटरीज। तो आपको पता है कि इंटरनेशनल टेरिटरीज क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल अफेयर्स या जो भी चीज़ है वो किसके पास उसके किस लिस्ट में आता है? वो यूनियन लिस्ट में आता है यानी सेंट्रल लिस्ट में आता है। इंटरनेशनल ट्रीटीज और फॉरेन अफेयर्स या सारा चीज़ें किस में आता है? सेंट्रल लिस्ट में। तो इस पे कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट।
आर्टिकल 253 ये कहेगा कि इंटरनेशनल ट्रीटीज हर एक स्टेट पे हावी होगा, जो इंटरनेशनल ट्रीटी होगा आर्टिकल 253 से लागू किया जाएगा। वो पार्लियामेंट को कानून दिया गया, पावर दिया गया। आर्टिकल 262 हमें ये बताता है कि जो इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट है, जैसे कि बहुत सारा कावेरी रिवर है, महानदी रिवर है, तो बहुत सारी क्या स्टेट से गुजरती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें डेवलपमेंट के लिए क्या कहिए, हमें डैम बनाना है, हमें डैम बनाना है। तो डैम बना देगा तो दूसरे स्टेट में, उस स्टेट का तो वहाँ पे ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन दूसरे स्टेट का क्या होगा, वहाँ पे वाटर नहीं जाएगा, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो चीज़ें नहीं होगा। तो सारा में डिस्प्यूट रहता है। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व किस आर्टिकल से होगा, आर्टिकल 262 से। कौन सी आर्टिकल से, आर्टिकल 262 से क्या होगा, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। और आर्टिकल 263 को होगा इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 में बताता है इंटर स्टेट काउंसिल। तो ये दो आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। आर्टिकल 262 इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल। तो आगे बढ़ते हैं हम कि हमारा ये आर्टिकल्स हैं बचे हुए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं हम कि आर्टिकल 266 जो है हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यही फंड है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जहाँ पे जो चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, इन लोगों की जो सैलरी आती है यहाँ से आती है। कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। 266 में है आर्टिकल कौन सी है, आर्टिकल 266। आपने इस फंड का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। इसी से आती है CJI, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जो है इन लोगों की सैलरी वगैरह यहीं से आती है। आर्टिकल 267 कहते हैं कंटेंजेंसी फंड। कंटेंजेंसी फंड को याद रखेंगे, इससे रिलेटेड एक चीज़ कि ये जो फंड है, ये फंड कंटेंजेंसी फंड जो है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं रहता है। हमें लोगों को लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पॉकेट में रहता है, नहीं। ये जो है कंटेंजेंसी फंड आर्टिकल 267 में है, कंटेंजेंसी फंड, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे रखा जाता है, उनके पॉकेट में नहीं रहता। आर्टिकल 267 में कंटेंजेंसी फंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे रखा जाता है। कहाँ पे रहता है, फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर में रहता है। आर्टिकल 267 में कंटेंजेंसी फंड प्रेसिडेंट के नाम पे रहेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी में। कंटेंजेंसी का मतलब है कि देश में मान लीजिए कोई क्राइसिस हो गया, फंड की कमी हो गई, बजट उस समय पास तो कर नहीं सकता है, तो इस कंटेंजेंसी फंड का यूज कर सकता है जो है हमारी जो गवर्नमेंट है। तो हमने दो आर्टिकल देखे फंड से रिलेटेड, कंसोलिडेटेड फंड 266, कंटेंजेंसी फंड 267 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे कहीं और रख रहे हैं। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, बहुत जरूरी, जो GST वगैरह जो है हमारा, GST का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन करवाएगा। ये फाइनेंस कमीशन है, क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, UPSC में पूछा गया, BPSC में, UPPSC में, सब जगह पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नहीं है, कितने मेंबर है या फिर क्या चीज़ें हैं, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन आर्टिकल में आ गया तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। अगर वहीं पे कोई आर्टिकल नहीं होता तो फिर क्या होता, वो स्टैट्यूटरी बॉडी होता। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आर्टिकल 312 में है कि जो है ऑल इंडिया सर्विसेज का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जैसा कि UPSC है, UPSC में क्या होता है, UPSC में क्या होता है बताओ, UPSC में होता है IAS, IPS, IFS। तो इस तारीख के जो पोस्ट है ये क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, या फिर ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज, क्या है ये सारे ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज। तो आर्टिकल 312 के अंडर में क्या है, इनकी जो सर्विसेज इनका गठन होगा तो यहाँ पे होगा। और वहीं पे आर्टिकल 315 वो है UPSC के बारे में, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन के यहाँ पे सेंट्रल में या फिर स्टेट में, सेंटर और स्टेट दोनों में, मतलब सेंट्रल में कौन है, UPSC है, और स्टेट में है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे कि यूपी में है UPPSC, बिहार में है BPSC, राजस्थान में RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इस टाइप के जो है ये किसके अंडर है, आर्टिकल 315 में ही है। अब आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 324 जो है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 326 जो है यही देता है हमें एडल्ट सफराज, यूनिवर्सल एडल्ट सफराज। इसका मतलब ये है कि वोटिंग राइट दे रहा है आपको। मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट सफराज का मतलब है कि आप एक जो एज लिमिट किया गया है, अगर उस एज तक आप पहुँच गए हैं
तो आप पे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि आपको वोट दिया नहीं जाएगा। आप एलिजिबल है वोट देने के लिए, आपकी सैलरी क्या है, आपकी कास्ट क्या है, डजेंट मैटर। तो वो किसी चीज़ पे मैटर नहीं करेगा, वो सिर्फ मैटर करेगा कि आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आपकी एज जो है 18 ईयर हो गई है, तो आप वोटिंग राइट एंजॉय कर सकते हैं। तो वोटिंग राइट क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, वोटिंग राइट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। वोटिंग राइट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। वोटिंग राइट, हमें वोट देना जो है संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 326 में। और आर्टिकल 300A बता रहा है, आर्टिकल 300A है कि राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, लेकिन इसको हटा दी के 44वां संविधान संशोधन जो था हमारा, वो आर्टिकल 31 को अबोलिश कर दिया। उसके जगह में आर्टिकल 301 लेकर के आए और 301 जो है प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाता है और फंडामेंटल राइट से हटा देता है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखा, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो आर्टिकल 249 जो पार्लियामेंट है नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट की किसी मैटर में कानून बना सकता है। आर्टिकल 250 जो है पार्लियामेंट इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के हर एक किसी भी प्रोविजन पे कानून बना सकता है। आर्टिकल 252 जो पार्लियामेंट जो है किसी दो या दो से ज़्यादा स्टेट उसको रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे लिए आइए सर, हमारे लिए कानून बनाइए, तो वहाँ पे कानून बना सकता है। आर्टिकल 253 जो है इंटरनेशनल ट्रीटी को इफेक्ट देने के लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगा। आर्टिकल 262 जो हमने देखा था कि रिवर डिस्प्यूट से रिलेटेड था। और जो आर्टिकल 63 जो है इंटर स्टेट काउंसिल। और आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड जो प्रेसिडेंट के नाम पे फाइनेंस सेक्रेटरी के अंडर में रखा जाएगा। आर्टिकल 280 जो फाइनेंस कमीशन है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 312 जो है हमारा ऑल इंडिया सर्विसेज, क्या है? आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज। आर्टिकल 315 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विसेज कमीशन मतलब कहाँ पे? सेंट्रल में यूपीएससी और स्टेट में डिफरेंट स्टेट पीएससी। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 326 जो है वो वोटिंग राइट देता है आपको। आर्टिकल 300A जो है राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बनाता है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस है जो SC ST OBC और एंग्लो इंडियन को मिला हुआ है, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें आर्टिकल्स जो है और वो कौन से जो संविधान संशोधन हुए जिसमें OBC को स्टेटस मिला, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये सारी चीज़ें जो आया तो वो उसको देख लेते हैं। कि सबसे पहला ये है रिजर्वेशन से रिलेटेड है, मतलब जो है डिफरेंट तरीके का जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जो डिफरेंट सेक्शंस को मिला हुआ है, या फिर एजुकेशनल बैकग्राउंड पे मिला है, या फिर कास्ट के ग्राउंड पे मिला हुआ है, या फिर डिफरेंट लैंग्वेज या कल्चर या फिर डिफरेंट रिलीजन के तौर पे मिला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो है सबसे पहला हम देखते हैं कि SC ST को जो मिला है, SC ST को जो मिला है सबसे पहला रिजर्वेशन, तो देख लेते कि SC ST से रिलेटेड कुछ आर्टिकल जो 330, 332, 335 इन तीनों को साथ में याद रखना है। तो 330 है कि लोकसभा से रिलेटेड, लोकसभा पहले आएगा, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली आएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब कि विधानसभा। तो 332 में है विधानसभा में जो है रिजर्वेशन मिलेगा, 330 में मिलेगा लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा। और जो 335 जो है वहीं पे जो सर्विसेज है या फिर पोस्ट है या फिर किसी भी तरीके से जो जॉब मिल रहे हैं वहाँ पे जो उनको जो है SC ST को क्या मिलेगा? यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। तो रिजर्वेशन के लिए SC ST के लिए 3 आर्टिकल्स 330, 332 और 335। तो याद हो गए हमें 330, 332, 335। 330 है हमारा लोकसभा में रिजर्वेशन, 332 है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में रिजर्वेशन, और 335 जो हमारा है सर्विसेज जॉब या फिर पोस्ट किसी में जो है उसमें SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलेगा सर्विसेज में, तो 335 के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिस तरीके से लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो यहाँ पे क्या मिल रहा है? रिजर्वेशन मिल रहा है, तो उसी तरीके से हमारा राज्यसभा में रिजर्वेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो आप मुझे बताएंगे राज्यसभा में रिजर्वेशन मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका रीजन बता देंगे कि क्यों नहीं मिलता है। तो आप मुझे जरूर इसका कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा में रिजर्वेशन मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो हमने देखा कि SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा 3 आर्टिकल 330 लोकसभा, 332 विधानसभा और जो है 335 जो है जॉब सरकारी नौकरी, ये सारी चीज़ें जो मिलेगा उन चीज़ों में। और जो है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स 2 आर्टिकल्स हैं उनको देख लेंगे।
तो आर्टिकल से 331 में लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा एंग्लो इंडियन को, और 333 में मिलेगा राज्यसभा में, 2 को छोड़ के। और यहाँ पे 330 था लोकसभा में रिजर्वेशन, 2 को छोड़ के 332 विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो यहाँ पे है एंग्लो इंडियन को 331 में लोकसभा में और 333 में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में। तो अब जो है ये चीज़ें प्रोविजन जो है ये हटा दिया। ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो रिजर्वेशन मिला हुआ था वो 104 जो संविधान संशोधन था उससे उनके जो सीट जो मिले हुए थे उसको अबोलिश कर दिया गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 में लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी तरीके के जो रिजर्वेशन मिले थे एंग्लो इंडियन को तो उनको अबोलिश कर दिया गया। तो अब हम देख लेते हैं SC ST एंड एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है। हमने देखा कि SC ST को जो लोकसभा में रिजर्वेशन मिला है तो आर्टिकल 330, और विधानसभा में मिला है आर्टिकल 332, और जो है वहीं पे जो सर्विसेज और पोस्ट में मिला है SC ST को वो 335, और एंग्लो इंडियन को जो मिला था 331 और 333 में मिला था एंग्लो इंडियन को लेजिस्लेटिव असेंबली में, 333 में लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये सारे जो थे तो इनको एबोलिश कर दिया गया। अब ये हमारे संविधान में नहीं है, मतलब अब उनको क्या है कि अब रिजर्वेशन नहीं मिलता है एंग्लो इंडियंस को। तो आगे बढ़ते हैं कि जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC से जो रिलेटेड है उनमें कमीशन है कि जिन लोगों पे भी स्पेशल स्टेटस रिकमेंड होता है तो वहाँ पे एक कमीशन बैठती है, तो उनसे रिलेटेड जो है कमीशन बैठती है। तो वही सारे जो है उन सब पे एक कमीशन बना है, और जो है एक टाइम पे एक लिमिट पे चेक करता है कि क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। 338 में है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, और 338A में है नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, और 338B में है OBC नेशनल कमीशन ऑन OBC अदर बैकवर्ड सेक्शन, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। तो बात ये हुआ कि 2003 में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को स्प्लिट कर दिया गया। इससे पहले दोनों एक ही कमीशन था, इससे पहले। तो वो स्प्लिट कब किया गया? 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो कब हुआ? आर्टिकल 338 क्या बताता है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, और आर्टिकल 338B ये है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 338B जो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए वो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। 2018 में जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया गया 2018 में 102वां संविधान संशोधन से। और इसी 102वां संविधान संशोधन में दो चीज़ें जो है अमेंड करके इंट्रोड्यूस किया गया। पहला है आर्टिकल 338B जो है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, और दूसरा है 342A। 342A ये बताता है कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस है तो उनके लिए रिजर्वेशन देगा और उनका पहचान करेगा। 342A तो जो है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है 338B, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है 338B, और नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है 338, और 338A है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। इन दोनों को स्प्लिट कब किया गया? 2003 में 89 संविधान संशोधन से। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सी आर्टिकल है? आर्टिकल 343 है। आर्टिकल 343 में है कि सेंटर का क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, तो इसमें यहाँ पे है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा? हिंदी एलोंग विथ इंग्लिश। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 में हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट यानी देवनागरी लिपि में होगा। 343 आर्टिकल 343 क्या कहता है? ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा जो है हिंदी और देवनागरी में। ये किसका है? सेंट्रल यानी यूनियन का है। आर्टिकल 350A ये कहता है कि जो है प्राइमरी एजुकेशन जो होगा, प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन होगा वो मदर टंग में होगा, या फिर वो किसी भी भाषा में बोलता हो, हिंदी बोलता हो, इंग्लिश बोलता हो, बंगाली बोलता हो, तो वो जो होगा जो 350A में ये मेंशन है कि मदर टंग जो भी मदर टंग मातृभाषा जो भी है उसका, तो उसमें उसको जो है प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा। आर्टिकल 350A। आर्टिकल 351 है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। आर्टिकल 351 क्या है हमारा? हिंदी लैंग्वेज का कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा उस चीज़ पे काम किया जाएगा। तो अब तक हमने क्या क्या देखा?
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो रिजर्वेशन था, फिर एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन देखा हमने, फिर देखा हमने कि जो जितने भी कमीशंस थे वो देखे, फिर हमने देखा कि ऑफिशियल लैंग्वेज 343 में, और फिर सेंटर का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और फिर हमने देखा आर्टिकल 350A जो मदर टंग के बारे में बताता है, और जो आर्टिकल 351 है जो डेवलपमेंट करेगा हिंदी लैंग्वेज का। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारे संविधान में जो है इमरजेंसी का प्रोविज़न है। इमरजेंसी जो है कुछ ही सर्कमस्टांसेस पर लगता है। तो इमरजेंसी 3 तरीके के हैं हमारे संविधान में, एक है नेशनल इमरजेंसी, एक है प्रेसिडेंट रूल या फिर उसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा यह है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये 3 तरीके के इमरजेंसी है हमारे संविधान में। तो नेशनल इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 में मेंशन है, आर्टिकल 352 में मेंशन है। 4 का गैप 356 और 4 का गैप 360, इन सब में क्या है 4 का गैप है। तो आर्टिकल 352 है हमारा नेशनल इमरजेंसी, और आर्टिकल 356 है हमारा प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी जिसे कहा जाता है, और आर्टिकल 360 है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो इमरजेंसी लगता है 3 ग्राउंड पे लगता है, या फिर आप 2 ही समझ सकते हो उसमें से। तो एक है एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर इसी को बोलते हैं मैंने वार बोल दिया, वार कर दिया, और दूसरा है कि आर्म्ड रेबेलियन। तो इन 3 ग्राउंड पे लगेगा नेशनल इमरजेंसी। और पहले जो था आर्म्ड रेबेलियन की जगह में थे ये इंटरनल डिस्टर्बेंस था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसको जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस कब चेंज किया गया, इसको इंटरनल डिस्टर्बेंस से कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। तो ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। आर्म्ड रिबेलियन इंट्रोड्यूस किया गया इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। मतलब तो नेशनल इमरजेंसी लगने का 3 क्राइटेरिया, कि या तो एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो गया, वार कर दिया कोई देश ने, और जो है आर्म्ड रिबेलियन हो गया हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस अब नहीं है। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 है प्रेसिडेंट रूल जो है, ये हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है कि कहीं भी कुछ थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती है तो क्या है कि प्रेसिडेंट रूल लगा लेते हैं। और आर्टिकल 360 है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तब आएगी जब यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा क्राइसिस में होने लगेगा, तो यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा। तो आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते। हमारे देश में अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। तो हमने इमरजेंसी को देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं कि 368 जो है हमारा आर्टिकल, वो प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान को संशोधन करने के लिए जो एक आर्टिकल है वो 368 है। ये है पार्ट 20 में है, इसका पार्ट याद रखेंगे, पार्ट 20 20वां पार्ट में है आर्टिकल 368। और इमरजेंसी हमारा है 18 पार्ट में। पार्ट 18 में है हमारा इमरजेंसी। कौन सी पार्ट में इमरजेंसी है? 18 में। और पार्ट 20 में है हमारा जो है संविधान को अमेंड करने का। तो ये प्रोसीजर जो लिया है, प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको लिया गया है साउथ अफ्रीका से। तो हमने ये देखा था कि सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से क्या लिया गया है। तो ये जो है हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका से। तो आर्टिकल 368 पार्ट 20 प्रोसीजर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल 370 हमारा ये बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है बहुत सारे क्या है स्पेशल स्टेटस मिला था। स्पेशल स्टेटस जो मिला था जम्मू एंड कश्मीर में 370 के अकॉर्डिंग ही मिला था। और हमने ये सारी चीज़ें देखा, लेकिन इसके अलावा जो है 2 चीज़ें हमने मिस कर गया। आर्टिकल 76 बताता था हमें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, ठीक है। और जिसका क्वालिफिकेशन ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट के बराबर की जो है इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसी तरीके से जिस तरीके से सेंटर में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा सेंट्रल का वो होगा आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो उसी तरीके से जो है स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट में होगा एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो स्टेट को सलाह करेगा, जिस तरीके से सेंट्रल में अटॉर्नी जनरल करता था। तो आर्टिकल 165 कहता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होगा हर एक स्टेट में। तो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल हमने देख लिया। तो एक बार
क्विक रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा कि SC ST को जो रिजर्वेशन मिला उनके क्या प्रावधान थे। और फिर हमने देखा कि जो है उनसे रिलेटेड जो कमीशंस था वो देखा। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज 343, और फिर जो है आर्टिकल 350A जो मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन दिया जाएगा, और वहीं पे था 351 जो है हिंदी को डेवलप किया जाएगा। और हमने इमरजेंसी देखा, 3 तरीके की इमरजेंसी थे। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, और आर्टिकल 368 में है संविधान को अमेंड करने का प्रोसीजर। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में जो है स्पेशल स्टेटस मिला था। और आर्टिकल 76 जो था अटॉर्नी जनरल के बारे में, आर्टिकल 165 जो था एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो दोस्तों हमने देखा है कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे कितने ये इंपॉर्टेंट थे। तो आपको लगता ही होगा, आपको पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आज चीज़ें मिल जाता होगा कि ये आर्टिकल्स कहाँ से है। तो हमने सारे को ट्राई किया है कि एक ही साथ जो है फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस कर लिया जाए। तो हमने अपनी काफ़ी कोशिश की है। तो हमने पूरा इसमें जो है अपना पूरा ट्राई किया है कि अपना बेस्ट दे। तो आपसे एक ही आशा रहता है कि आप जो है वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। और देखिए हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इससे देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।